चलिए, आए क्या हुआ जी? चलिए आ जाइए, क्या पढ़ा रहे थे? उद्योग कहां तक बताए थे? आइए तो 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। गन्ना को लेकर आदर्श जलवायु कहां पाई जाए? प्रति हेक्टेयर गन्ना का उत्पादन तमिल सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करने। उत्तर चीनी का कटोरा। भारत में सबसे अधिक चीनी मिल किस राज्य? महा सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर। भारत की पहली चीनी मिल कब तथा कहां खोला गया? भारत का पहला दिया सलाई उद्योग कब तथा कहां खोला गया? कागज का आविष्कार 13वीं शताब्दी में किस देश में? देश का प्रथम सफलतम कागज उद्योग कब और कहां स्थापित हुआ? पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बालीगंज में। प्रथम कागज मिल कब तथा कहां? 1812। 1800 बंगाल के श्रीरामपुर में असफल रहा। प्रथम कागज कारखाना कब तथा किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। 1812। भारत का पहला अखबारी कागज मिल कब तथा? 1947। मध्य प्रदेश के किस नगर में? नेपा। सीमेंट का आविष्कार सर्वप्रथम कब तथा किस देश में हुआ? 1824 ब्रिटेन के पोर्टलैंड। भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना कब तथा कहां खोला गया? 1904 मद्रास में। देश का प्रथम सफलतम सीमेंट उद्योग कब तथा किस राज्य में? 1914 गुजरात के पोरबंदर। एसीसी की आए। चलिए आगे हेडिंग मारिए रेशम। रेशम रेशमी वस्त्र उद्योग, सॉरी रेशम नहीं, रेशमी वस्त्र उद्योग, सॉरी। आगे हेडिंग मारिएगा रेशमी वस्त्र उद्योग। सिल्क, रेशमी वस्त्र उद्योग। रेशमी वस्त्र उद्योग चैप्टर 1 और 2 का आंसर की क्यों देंगे? क्वेश्चन आंसर करवाएं तो आंसर की कौन चीज का देंगे? क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं टुन्नू कुमार, इसलिए आंसर की नहीं मिलेगा। ठीक है, जाकर के क्वेश्चन आंसर कीजिए। चलिए देखिए, रेशम, रेशम से वस्त्र बनाया जाता है और रेशम का आविष्कार हुआ था चीन में। रेशम का आविष्कार चीन में हुआ था और चीन सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन अभी भी करता है और चीन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन भारत करता है। मुख्यतः रेशम का 5 किस्म होता है। मूंगा, इरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर और एक और होता है, ध्यान से उतर रहा है। मुख्यतः रेशम के 5 किस्म होते हैं। ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, मूंगा, इरी, एक ध्यान से उतर रहा है, याद आएगा तो बता देंगे। इन 5 किस्मों की अगर आप बात करेंगे ना तो पूरे विश्व में रेशम के 5 किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है भारत। सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहां पर रेशम के सभी किस्मों का उत्पादन होता है, बाद बाकी किसी भी देश में नहीं होता है। और अगर आप विशेष तौर पर मूंगा की बात करेंगे, मूंगा रेशम की बात करेंगे, रेशम का एक प्रकार होता है मूंगा रेशम। मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। मतलब मूंगा रेशम का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ भारत ही करता है। मूंगा रेशम का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ भारत ही करता है और भारत में
रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। भारत में रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। और जो आपको रेशमी वस्त्र उद्योग है, रेशमी वस्त्र उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल के हावड़ा में, रेशमी वस्त्र उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 1832 में हुआ था। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 1832 में हुआ था। नीचे से लिखिएगा, रेशमी वस्त्र उद्योग। रेशम का जन्मदाता देश, रेशम का जन्मदाता देश, रेशम का जन्मदाता देश, रेशम का जन्मदाता देश चीन को माना जाता है। हाँ, एगो जो नाम नहीं बोल पाए थे, ओक, 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 ईडी, मूंगा, ओक, ट्रॉपिकल टसर, और जो है ट्रॉपिकल टसर, और एक और भूल गए, बताइए, बोले थे वो, ईडी बोले थे, रुके लिख देते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल टसर, टसर, ओक टसर, मलबरी, मलबरी, ईरी, मूंगा। देखिए अब हो गया ना 5 को, हाँ हो गया, यही 5 को है, ठीक है। लिखिए, रेशम का जन्मदाता देश चीन को माना जाता है। नीचे से, विश्व में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन, 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 उत्पादन चीन करता है, चीन करता है। उसके बाद दूसरा स्थान भारत का है, उसके बाद दूसरा स्थान भारत का है। उसके बाद दूसरा स्थान भारत का है। दूसरा स्थान भारत का है। नेक्स्ट पॉइंट, संभवतः रेशम के 5 ज्ञात किस्म है। 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 1 नंबर में ट्रॉपिकल टसर, 1 नंबर में ट्रॉपिकल टसर, 2 नंबर में ओक टसर, 2 नंबर में ओक टसर, 3 नंबर में मलबरी, 3 नंबर में मलबरी, 4 नंबर में ईरी, 4 नंबर में ईरी, 5 नंबर में मूंगा, 4 नंबर में ईरी, 5 नंबर में मूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो, भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो 5 प्रकार के, जो 5 किस्मों के रेशम का उत्पादन करता है, जो 5 किस्मों के रेशम का उत्पादन करता है, जो 5 किस्मों के रेशम का उत्पादन करता है।
जो पांचों किस्मों के रेशम का उत्पादन करता है, जो पांचों किस्मों के रेशम का उत्पादन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत को पूरे विश्व में एकाधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट, मूंगा रेशम के उत्पादन में मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत को पूरे विश्व में एकाधिकार प्राप्त है। मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत को पूरे विश्व में एकाधिकार प्राप्त है। मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत को पूरे विश्व में एकाधिकार प्राप्त है। भारत को पूरे विश्व में एकाधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। कर्नाटक राज्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय रेशम अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय रेशम अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान। केंद्रीय रेशम अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान। केंद्रीय रेशम अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान। केंद्रीय रेशम अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। 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 नेक्स्ट पॉइंट, औपनिवेशिक काल में भारत का प्रथम रेशमी वस्त्र उद्योग औपनिवेशिक काल में औपनिवेशिक काल में भारत का प्रथम रेशमी वस्त्र उद्योग औपनिवेशिक काल में भारत का प्रथम रेशमी वस्त्र उद्योग औपनिवेशिक काल में भारत का प्रथम रेशमी वस्त्र उद्योग 1832 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हावड़ा में स्थापित किया गया था। 1832 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हावड़ा में स्थापित किया गया था। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा, ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग। देखिए ऊनी वस्त्र में जो है ना, ऊनी वस्त्र उद्योग में जो है ना, ऊनी वस्त्र बनता है और ऊनी वस्त्र का प्रयोग हम लोग सर्दी के मौसम में, ठंडा के मौसम में, ठंडा से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए हम लोग करते हैं और यह गर्म होता है। और ऊनी वस्त्र उद्योग के अंतर्गत बकरी, खरगोश तथा अन्य जानवरों से ऊन निकालकर जो है उससे वस्त्र बनाया जाता है। और भारत के भीतर प्रथम ऊनी वस्त्र कारखाना 1876 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में खोला गया था। भारत में प्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग 1876 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में खोला गया था। वहीं दूसरा ऊनी वस्त्र उद्योग
पंजाब के धारीवाल में 1881 ईस्वी में खोला गया था। पंजाब के धारीवाल में 1881 ईस्वी में खोला गया था। और भारत में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। जैसे एक पश्मीना ऊन है, एक अंगोरा ऊन है। पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है, अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। तो उन्हीं वस्त्र उद्योग के अंतर्गत जो है उन्हीं वस्त्रों का निर्माण किया जाता है जो सर्दी के मौसम में काम आता है। तो नीचे से लिखिएगा, भारत में प्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग, 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 भारत में प्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग उत्तर प्रदेश के कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में 1876 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में 1876 ईस्वी में खोला गया था। वहीं दूसरा ऊनी वस्त्र उद्योग, वहीं दूसरा ऊनी वस्त्र उद्योग पंजाब के धारीवाल में, पंजाब के धारीवाल में, पंजाब के धारीवाल में, पंजाब का है लिख रहे हैं, पंजाब के धारीवाल में 1881 ईस्वी में स्थापित किया गया था। पंजाब के धारीवाल में 1881 ईस्वी में स्थापित किया गया था। पंजाब के धारीवाल में 1881 ईस्वी में स्थापित किया गया था। पंजाब के धारीवाल में 1881 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। भारत में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। भारत में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। भारत में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। राजस्थान है, राजस्थान है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है, वहीं अंगोरा ऊन खरगोश से। पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है, पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है, पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है, वहीं अंगोरा ऊन खरगोश से। पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है, पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है, वहीं अंगोरा ऊन खरगोश से, अंगोरा ऊन खरगोश से। नेक्स्ट पॉइंट, ऊनी वस्त्र उद्योग, कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है। कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है। इस उद्योग में ऊनी वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। ऊनी वस्त्र उद्योग कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है। ऊनी वस्त्र उद्योग कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है। ऊनी वस्त्र उद्योग कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है। कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है। यहां ऊनी वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए
सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए ऊनी वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। ऊनी वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। आगे जूट उद्योग, आगे हेडिंग मारिएगा जूट उद्योग। जूट उद्योग समझिएगा। जूट जानते हैं जी, खेती होता है, खेती होता है, समझे। और जूट से जो है ना बोरा बनता है, बोरा, बोरा समझते हैं। कालीन बनता है, कालीन, कालीन समझते हैं। अरे शादी विवाह के अवसर पर जो आप देखते होंगे लाल कारपेट बिछाया जाता है, उसी को कालीन कहा जाता है। और बोरा जिसमें आपको जो है, बोरा जिसमें आपको आलू हो गया, प्याज हो गया, इस सब चीज को जो है भर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, समझ गए। उसे ही बोरा कहा जाता है। और अगर भारत में जूट उद्योग की बात की जाए तो भारत में प्रथम जूट उद्योग जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा 1855 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के रिसरा में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम जूट उद्योग 1855 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के रिसरा में जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा स्थापित किया गया था। और भारत में जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य करता है, इसलिए भारत में सबसे ज्यादा जूट उद्योग पश्चिम बंगाल राज्य में ही देखने को मिलता है। और पश्चिम बंगाल राज्य के बाद जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य अपना बिहार है, समझिए, अपना बिहार है। और भारत जूट के उत्पादन करने में विश्व में पहला स्थान पे है। और जूट द्वारा निर्मित वस्तुओं के उत्पादन करने में भी भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत जूट द्वारा निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और भारतीय जूट को सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है बांग्लादेश के जूट से। भारतीय जूट को सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है बांग्लादेश के जूट से, समझ गए। नीचे से लिखिए जूट उद्योग डैश देकर, यह एक कच्चा माल यह एक कच्चा माल यह एक कच्चा माल आधारित उद्योग है। आधारित उद्योग है। फुल स्टॉप। जूट के प्रयोग से कालीन, कालीन, जूट के प्रयोग से कालीन, कालीन, बोरा, बोरा, सजावटी सामान, सजावटी सामान इत्यादि बनाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य करता है। भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य करता है।
भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य करता है, इसलिए जूट उद्योग की सघनता पश्चिम बंगाल राज्य में ही देखने को मिलती है। इसलिए जूट उद्योग की सघनता पश्चिम बंगाल राज्य में ही देखने को मिलती है। इसलिए जूट उद्योग की सघनता पश्चिम बंगाल राज्य में ही देखने को मिलती है। इसलिए जूट उद्योग की सघनता पश्चिम बंगाल राज्य में ही देखने को मिलती है। इसलिए जूट उद्योग की सघनता पश्चिम बंगाल राज्य में ही देखने को मिलती है। इसलिए जूट उद्योग की सघनता पश्चिम बंगाल राज्य में ही देखने को मिलती है। उसी में जूट के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। जूट के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। जूट के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। जूट के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। जूट के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारतीय जूट को कड़ी चुनौतियों भारतीय जूट को कड़ी चुनौतियों का सामना भारतीय जूट को कड़ी चुनौतियों का सामना बांग्लादेश के जूट से करना पड़ता है। भारतीय जूट को कड़ी चुनौतियों का सामना बांग्लादेश के जूट से करना पड़ता है। भारतीय जूट को कड़ी चुनौतियों का सामना बांग्लादेश के जूट से करना पड़ता है। फुल स्टॉप। भारत में प्रथम जूट कारखाना, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, भारत में प्रथम जूट कारखाना 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 पश्चिम बंगाल के रिसरा में पश्चिम बंगाल के रिसरा में पश्चिम बंगाल के रिसरा में 1855 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के रिसरा में 1855 ईस्वी में जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा पश्चिम बंगाल के रिसरा में 1855 ईस्वी में जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा स्थापित किया गया था। स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, अगला, जूट द्वारा निर्मित सामानों के उत्पादन में 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 भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। आगे हेडिंग मारिएगा, उर्वरक उद्योग।
उर्वरक उद्योग, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, उर्वरक उद्योग। देखिए समझिएगा, उर्वरक उद्योग में जो है ना, उर्वरक यानी खाद, जो पोटास हो गया, यूरिया हो गया, एनपीके, तो डीएपी, हाँ हाँ हाँ, जो भी है, हाँ ठीक है। जब हम फसल लगाते हैं, गेहूं, धान, मक्का या कोई भी फसल लगाते हैं, तो हम यह चाहते हैं कि अधिक से अधिक उत्पादन हमें हो। इसको लेकर हम अपने खेत में उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं, यूरिया जैसे, डीएपी जैसे जो भी है वो सब डालते हैं। तो उर्वरक उद्योग में उर्वरक का निर्माण होता है। और भारत में पहला उर्वरक उद्योग तमिलनाडु के रानीपेट में 1906 ईस्वी में खोला गया था। भले ही तमिलनाडु के रानीपेट में 1906 ईस्वी में उर्वरक उद्योग खोल दिया गया हो, लेकिन भारत में उर्वरक उद्योग में वास्तविक विकास आजादी के बाद हुआ, वास्तविक विकास आजादी के बाद हुआ। और जब आजादी के बाद झारखंड के सिंदरी में 1951 ईस्वी में, जब आजादी के बाद झारखंड के सिंदरी में 1951 ईस्वी में उर्वरक उद्योग की स्थापना हुई, उसके बाद से ही भारत में वास्तविक तौर पर उर्वरक उद्योग में विकास हुआ माना जाता है। तो नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा, भारत में उर्वरक उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम 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 तमिलनाडु के रानीपेट में तमिलनाडु के रानीपेट में 1906 ईस्वी में हुआ था। 1906 ईस्वी में हुआ था 1906 ईस्वी में हुआ था। लेकिन वास्तविक प्रगति उर्वरक उद्योग में आजादी के बाद वास्तविक प्रगति उर्वरक उद्योग में आजादी के बाद वास्तविक प्रगति उर्वरक उद्योग में आजादी के बाद हुआ जब झारखंड के सिंदरी में 1951 ईस्वी में 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 1951 ईस्वी में 1951 ईस्वी में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा,
बिहार के बरौनी में, बिहार के बरौनी में, कोमा, पश्चिम बंगाल के हल्दिया, पश्चिम बंगाल के हल्दिया और दुर्गापुर में, पश्चिम बंगाल के हल्दिया और दुर्गापुर में, बिहार के बरौनी में, कोमा, पश्चिम बंगाल के हल्दिया और दुर्गापुर में, पश्चिम बंगाल के हल्दिया और दुर्गापुर में, और असम के, और असम के, असम के नामरूप में, और 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 असम के नामरूप में हिंदुस्तान उर्वरक निगम की स्थापना, हिंदुस्तान उर्वरक निगम की स्थापना, हिंदुस्तान उर्वरक निगम की स्थापना, हिंदुस्तान उर्वरक निगम की स्थापना 1978 ईस्वी में हुई। हिंदुस्तान उर्वरक निगम की स्थापना 1978 ईस्वी में हुई। हिंदुस्तान उर्वरक निगम की स्थापना 1978 ईस्वी में हुई। 1978 ईस्वी में हुई। आगे स्टार मार के लिखिएगा। उत्तर प्रदेश के फूलपुर में, आगे उत्तर प्रदेश के फूलपुर में, ओडिशा के पाराद्वीप में, उत्तर प्रदेश के फूलपुर में, ओडिशा के पाराद्वीप में, ओडिशा के पाराद्वीप में, और गुजरात के कांडला और कलोल में, और गुजरात के कांडला और कलोल में, कांडला और कलोल में, कलोल, कांडला और कलोल में, कांडला और कलोल में, भारतीय, कलोल में भारतीय उर्वरक, सॉरी भारतीय कृषक उर्वरक, कलोल में भारतीय कृषक उर्वरक, भारतीय कृषक उर्वरक, भारतीय कृषक उर्वरक, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी निगम की स्थापना, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी निगम की स्थापना, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी निगम की स्थापना 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में हुई है, 1967 ईस्वी में हुई है, 1967 ईस्वी में हुई है, 1967 ईस्वी में हुई है। चलिए पढ़िए, तो आज जितना लिखाए हैं बताएं, पढ़िए। जितना अभी बताए हैं पढ़िए। पढ़ने बोले हैं, पढ़िए।
क्या हो रहा है जी? पढ़ने बोले हैं, इधर उधर कर रहा है। पढ़ लिए, पढ़ लिए, आइए याद करते हैं, पढ़ लिए हैं तो। चलिए, रेशम का जन्मदाता देश, रेशम का जन्मदाता देश, विश्व में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कौन देश करता है? भारत का स्थान, भारत का स्थान। रेशम के 5 किस्म कौन कौन है? रेशम के 5 किस्म कौन कौन है? विश्व का एकमात्र देश जो रेशम के 5 किस्मों का उत्पादन करता कौन है? और कौन रेशम के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है? कौन रेशम? कौन रेशम? मूंगा। चलिए ठीक है। इसके बाद भारत में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कौन राज्य करता है? कौन राज्य करता है? कौन राज्य? कर्नाटक। केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां है? कहां है? कहां है? भारत का प्रथम रेशमी वस्त्र उद्योग कारखाना कब और कहां खोला गया? 1832 हावड़ा। 1832 भारत का प्रथम रेशमी वस्त्र उद्योग कारखाना कब और कहां खोला गया? 1832। चलिए, भारत का प्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग कब और कहां खोला गया? उत्तर प्रदेश के कानपुर। 1876। उत्तर प्रदेश के कानपुर। 1800। भारत का प्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग कब और कहां खोला गया? 1876 कानपुर। 1876 भारत का प्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग कब और कहां खोला गया? 1876 भारत का प्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग कब और कहां खोला गया? 1876 कानपुर। आगे, सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कौन भारतीय राज्य करता? कौन राज्य? कौन राज्य? भारतीय जूट को किस देश से प्रतिस्पर्धा का सामना? कौन देश से? कौन देश से? बांग्लादेश। भारत में प्रथम जूट मिल, भारत में प्रथम जूट मिल जो है कहां खोला गया था? भारत में प्रथम जूट मिल कहां खोला गया? कहां खोला गया था? भारत में प्रथम जूट मिल कहां खोला गया? कब खोला गया? कब खोला गया है? किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? भारत में प्रथम जूट मिल कहां खोला गया है? कहां खोला गया है? कब खोला गया है? किसके नेतृत्व में? चलिए, तमिलनाडु के रानीपेट में उर्वरक उद्योग की स्थापना कब हुई? 1900। तमिलनाडु के रानीपेट में उर्वरक उद्योग की स्थापना कब हुई? 1900। और झारखंड के सिंदरी में उर्वरक उद्योग की स्थापना कब हुई? 1900। 1900 झारखंड के सिंदरी में उर्वरक उद्योग की स्थापना कब हुई? बिहार के बरौनी, पश्चिम बंगाल के हल्दिया, दुर्गापुर और असम के नामरूप में हिंदुस्तान उर्वरक निगम की स्थापना कब हुई? 1978। 1900 बिहार के बरौनी, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर और हल्दिया, असम के नामरूप में हिंदुस्तान उर्वरक निगम की स्थापना कब हुई? 1978। आगे बताइएगा, उत्तर प्रदेश के फूलपुर, उत्तर प्रदेश के फूलपुर, ओडिशा के पारादीप, गुजरात के कलोल और कांडला में भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी निगम की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? उत्तर प्रदेश के फूलपुर, ओडिशा के पारादीप, गुजरात के कांडला और कलोल में भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी निगम की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? 1900। इतना मत याद हो गया? एक दिन उद्योग में और लगेगा, अगले दिन खत्म कर देंगे। समझ गए? अब जो है आ जाइए क्वेश्चन आंसर पर। पलट लीजिए अपना अपना। नदी का क्वेश्चन आंसर हो रहा है ना? पलटिए। 50 क्वेश्चन करेंगे, 101 से लेकर के 50 तक। 100 नंबर तो हो गया था, 101 भी हो गया था, 101 भी हो गया था। 101 का 101 भी बता ही देते हैं। जमुनिया, बोकारो और कोनार किसकी सहायक नदी? जमुनिया, बोकारो और कोनार जो है दामोदर की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? दामोदर।
दामोदर की सहायक नदी है, दामोदर। आगे, हिंडन किसकी सहायक नदी है? हिंडन यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना। हिंडन किसकी सहायक नदी है? यमुना। निम्नलिखित में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? राप्ती। राप्ती यमुना की सहायक नदी नहीं है, बल्कि राप्ती घाघरा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी? घाघरा। घाघरा नदी की सहायक नदी राप्ती है, और घाघरा जो है गंगा की सहायक नदी है। घाघरा किसकी सहायक नदी है? गंगा। समझ गए? तो राप्ती घाघरा की सहायक नदी है, और घाघरा गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है। आगे, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होता है? कैमूर के पहाड़ी से केन नदी का उद्गम होता है। कौन नदी? केन। केन नदी का उद्गम होता है। श्यामड़ी किस नदी की सहायक नदी है? श्यामड़ी केन नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? केन। निम्न में से किस नदी का उद्गम मालवा के पठार से होता है? मालवा के पठार से चंबल नदी निकलती है। कौन नदी निकलती है? चंबल नदी। निम्न में से किस नदी का उद्गम बंदरपुच श्रेणी से होता है? उत्तराखंड में बंदरपुच श्रेणी है, और उत्तराखंड के बंदरपुच श्रेणी से यमुना नदी का उद्गम होता है। कौन नदी? यमुना। बनास निम्न में से किसकी सहायक नदी है? बनास चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? चंबल। निम्नलिखित में से किस नदी की उत्पत्ति तिलवनी पहाड़ी से होता है? देखिए, झारखंड में तिलवनी पहाड़ी है, और झारखंड के तिलवनी पहाड़ी से रूपनारायण नदी की उत्पत्ति होती है। कौन नदी? रूपनारायण नदी। किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश के निकट प्रवेश करती है? धुबड़ी। असम में धुबड़ी है। असम के धुबड़ी के बाद जो है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। धुबड़ी, धुबड़ी, धुबड़ी के बाद। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? जमुनिया। जमुनिया ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, बल्कि दामोदर की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? दामोदर। दामोदर नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, संकोश निम्न में से किसकी सहायक नदी है? देखिए, संकोश ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। निम्न में से पूर्व की ओर बहने वाली कौन सी नदी जिसमें निम्नावल के कारण विभ्रंश घाटी है? दामोदर। दामोदर, दामोदर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी असम तथा पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है? संकोश। संकोश। तलखू और भोटिया होगा, मोरिया नहीं, भोटिया। भोटिया, हां, टाइपिंग मिस्टेक है। तलखू और भोटिया निम्न में किस नदी की सहायक नदी है? या कोसी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कोसी। कोसी। राप्ती किसकी सहायक नदी है? राप्ती घाघरा की सहायक नदी है। किसकी? घाघरा। निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध फुलहर झील से है? उत्तर प्रदेश में फुलहर झील है। उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है। कौन नदी निकलती है? गोमती। मिलान हिमानी से किस नदी का उद्गम होता है? मिलान हिमानी से शारदा नदी का उद्गम होता है। निम्न में से भूटान हिमालय श्रेणी से किस नदी का उद्गम होता है? संकोश। किसका? संकोश। महानदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ के सिंघाबा श्रेणी से। छत्तीसगढ़ के सिंघाबा श्रेणी से। त्रयंबक नामक स्थान से किस नदी का उद्गम होता है? त्रयंबक नामक स्थान से गोदावरी का उद्गम होता है। कौन नदी? गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी। अरावली श्रेणी से जो है आपको लूनी हो गया, साबरमती हो गया, बंदरपुच से यमुना, और छोटा नागपुर पठार से स्वर्णरेखा, दामोदर जैसी नदियां निकलती है। जम्बोती घाट से किस एक नदी का उद्गम होता है? जम्बोती घाट से मांडवी नदी का उद्गम होता है। मांडवी नदी के तट पर गोवा की राजधानी पणजी बसी हुई है। निम्न में से किस एक नदी का उद्गम मेहद झील से होता है? मेहद झील से माही नदी का उद्गम होता है। कौन नदी का? माही नदी। माही नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है? लूनी। कौन नदी? लूनी। लूनी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। पलिताना बांध किस नदी पर निर्मित है?
देखिए पलिताना बांध जो है गुजरात राज्य में संतरुजी नदी पर है। पलिताना बांध गुजरात राज्य में संतरुजी नदी पर है। वज्रपोहा प्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? मांडवी नदी करती है। देखिए गोवा में दूध सागर जलप्रपात और गोवा में वज्रपोहा जलप्रपात। गोवा में दूध सागर जलप्रपात और गोवा में वज्रपोहा जलप्रपात मांडवी नदी पर है। मांडवी नदी पर है। निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। कौन नदी है? माही। यहां पर पूछ रहे हैं मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो। मकर रेखा को 3 बार काटती है। बारमेजो। विश्वत रेखा को 2 बार काटती है। कांगोया जायडे। कांगोया कौन नदी है जिसका संबंध कर्क रेखा और विश्वत रेखा दोनों से? नील नदी। कौन नदी है? नील नदी। नील नदी। कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से होता है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी। निम्न में से कौन सी नदी कारवार की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है? काली नदी। देखिए काली नदी जो है ना कर्नाटक में बहती है और कर्नाटक में कारवार की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। कारवार की खाड़ी अरब सागर का ही एक भाग है। कारवार की खाड़ी अरब सागर का ही एक भाग है जो कर्नाटक से सटा हुआ जो समुद्री तट है उसे ही कारवार की खाड़ी कहा जाता है। काली नदी। शरावती नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के शिमोगा जिले से। कर्नाटक के शिमोगा जिले से और कर्नाटक में ही शरावती नदी बहती है। निम्न में से कौन सी नदी अपना मुहाना बेम्बानड झील में बनाती है? पेरियार। पेरियार जो कि केरल की सबसे लंबी नदी भी है। केरल की सबसे लंबी नदी भी है। पेरियार नदी का उद्गम होता है। पेरियार नदी का उद्गम अन्नामलाई की पहाड़ी से होता है। यानी पेरियार नदी कहां से निकलती है? तो पेरियार नदी निकलती है अन्नामलाई की पहाड़ी से। वर्षानाद पहाड़ी से निम्न में किस नदी का उद्गम होता है? वर्षानाद पहाड़ी से वेगई नदी का उद्गम होता है और लगभग सबसे दक्षिणी प्रमुख नदियों में वेगई नदी का ही नाम आता है। समझ गए? भारत के सबसे दक्षिण में दक्षिणी कोयल एवं शंख नदियों के मिलने से किस नदी का उद्गम होता है? दक्षिणी कोयल और शंख नदियों के मिलने से ब्रह्मणी नदी का उद्गम होता है। कौन नदी? ब्रह्मणी। ब्रह्मणी नदी का उद्गम होता है। क्योझर पहाड़ी से निम्न में किस एक नदी का उद्गम होता है? वैतरणी नदी। और वैतरणी नदी जो है ओडिशा में बहती है और वैतरना नदी महाराष्ट्र में। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से। कहां होता है? छोटा नागपुर के पठार से। पजाद सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यह माही नदी पर अवस्थित है। माही नदी पर। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। शिवनाथ निम्न में से किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ, हंसदो, मांड, ईब, जोंक ये सब महानदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? महानदी। महानदी की सहायक नदी है। इंद्रावती निम्न में किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी? गोदावरी। सुवर्णावती निम्न में किसकी सहायक नदी है? कावेरी। देखिए सुवर्णावती, अकरावती, अमरावती, काबिनी, भवानी ये सब कावेरी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी। किसकी? कृष्णा। औरसंग, तवा, बंजर ये सब नर्मदा की सहायक नदी है। औरसंग किसकी सहायक नदी? नर्मदा। औरसक, तवा, बंजर, शेर ये सब नर्मदा की सहायक नदी है। पूर्णा किसकी सहायक नदी है? ताप्ती। गिरना, मुरना, पूर्णा, ताप्ती। बाकल निम्न में से किसकी सहायक नदी है? साबरमती। साबरमती। जाखम निम्न में से किसकी सहायक नदी है? माही। माही। कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? भादर। भादर नहीं है। कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? बंजर।
बंजर किसकी सहायक नदी? और संगतबा, बंजर, शेर, नर्मदा, नर्मदा की सहायक नदी है। बंजर नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे। अब सुनिए, सुनिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना सब है। देखिए एक बात हम आपको बताएंगे, लड़की लोग आप लोग अपने पे मत लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए लड़की पे एग्जाम्पल इसलिए देना पड़ता है कि लड़की पढ़ के एग्जाम्पल को लड़का लोग जो है तुरंत समझ लेता है। समझे? समझे? तो आप लोग अपने पे मत ले लीजिएगा। देखिए पहले ही बोल दिया, वैधानिक चेतावनी, ठीक है? देखिए जैसे, छोड़िए लड़की पे नहीं देंगे, आप लोग बुरा मान जाइए। जैसे मान लिया जाए कोई कपड़ा अच्छा नहीं होता है, अगर कोई कपड़ा अच्छा नहीं होता है तो उसको, उस कपड़ा को दुकानदार, मान लिया जाए कि आप किसी दुकान में गए कपड़ा खरीदने के लिए, कोई कपड़ा अच्छा नहीं होता है तो उस कपड़ा को दुकानदार काफी चहक महक और लाइट में दिखाएगा कि वो कपड़ा जो है अच्छा दिखे, समझ, वो कपड़ा अच्छा दिखे और उसका वो कपड़ा बिक जाए, समझ गए, बिक जाए। तो जब देखिए सवाल लोगों पर उठना प्रारंभ होता है तो फिर इंसान उन चीजों से जो है कन्नी काटता है, फिर वो प्रयास करता है कि नया कोई हेडलाइन बन जाए, नया कोई घटना हो जाए, लोगों का ध्यान पुराने चीजों से हट जाए, लोगों का ध्यान पुराने चीजों से हट जाए। जैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी को लेकर निर्णय दिया कि अडानी बहुत बड़ा घोटाला किया है। फिर आपको मणिपुर में जो महिला को नंगा कर घुमाया गया, मोदी सरकार यह चाहती है कि इस पर सवाल ना पूछे तो डेली नया नया हेडलाइन मोदी सरकार बना देता है, समझ गए? ये तो सरकार की बात हो गई। तो हम आपको यहां पर यह बात कहना चाह रहे हैं कि आप अपने विषय में थोड़ा सोचिए, स्वार्थी बनिए। शिक्षा का भी पूर्णतः व्यवसायीकरण हो गया है और टीचर के ऊपर भी जब सवाल खड़ा होता है, हम हो या कोई भी टीचर हो, ऐसा नहीं कि हम अपने आप को कह रहे हैं कि नहीं हम गंगा में धुले हुए हैं या फिर हम जो हैं राजा हरिश्चंद्र हैं, ये भी बात हम आपको नहीं कह रहे हैं, आप ये बात मत सोचिएगा। आज के डेट में जो सच है, देखिए एक टीचर का काम होता है सत्य बात से आपको अवगत करवाना, जो कि आज के डेट में बहुत कम टीचर में ये चीज बचा है। आपको सही चीजों से टीचर आपको अवगत नहीं करवाएगा। और देखिए कोविड से पहले का कंपटीशन लेवल और कोविड के बाद का कंपटीशन लेवल, दोनों में अंतर है। अब पहले की तुलना में डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछ रहा है, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। लेकिन दिल्ली के टीचर के विषय में बात नहीं करेंगे, लेकिन पटना के टीचर के विषय में हम 100% कह सकते हैं। जो टीचर 2019 से पहले चीजों को पढ़ाता था वही सब चीज जो है आज भी पढ़ा रहा है। तो कहां से क्वेश्चन मैच करेगा? किसी भी परीक्षा में कहां से क्वेश्चन मैच करेगा? हम तो टीचर वाला बैच नहीं दिए थे, लेकिन पटना में जितने भी टीचर, जितने भी नामी गामी टीचर, छोटका मोटका बड़का, हम तो किसी को छोटका मोटका बड़का समझ में नहीं करते हैं, हम तो सबको एक समान समझते हैं। लेकिन आपके सहूलियत के लिए, आपके समझने के लिए बोल देते, जितना भी टीचर पूरे पटना में टीचर का बैच दिया हुआ था, सब सिर्फ पैसा छापा है।
विद्यार्थी को उससे कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। जो पढ़ के गया परीक्षा में वो वही था, जो नहीं पढ़ के गया वो वही था। जो सही डायरेक्शन में पढ़ के गया, सही चीज पढ़ के गया, वो बहुत बेहतर करके आया। साइंस में टीचर के परीक्षा में बिट्टू झा सर के नोट से 100% मिला है, 100% मिला है। आप पता कर लीजिएगा जो टीचर का परीक्षा दिया है, समझ गए? जो टीचर का परीक्षा दिया पूछ लीजिएगा। और क्वेश्चन मार्केट में है, नोट आपके पास है, आप जाकर के मिला सकते हैं। हमारे सेगमेंट में 70% के आसपास मिला है, 60 से 70% के आसपास मिला है, 30% के आसपास नहीं मिला है। और क्वेश्चन काफी डेप्थ में जाकर के हमारे सेगमेंट में पूछा है। और हमारे सेगमेंट का जो सिलेबस है काफी व्यापक है, इसलिए भी कम मिला है। हम लोगों के स्टडी मटेरियल से तो इतना भी मिला है, बहुत जगह के स्टडी मटेरियल से एकदम मिलवे नहीं किया, मुश्किल से 10, 20, 25% मिला है। और मैक्सिमम संस्थान का पटना में यही हाल है। टीचर तो करोड़ों का व्यवसाय किया, लेकिन उस पर कोई टीचर एक भी सवाल किया है? कोई टीचर बात भी किया है क्लास में? कोई टीचर बात नहीं किया है। जबकि बात इस चीज पर होना चाहिए, लेकिन वास्तविक चीजों पर बात नहीं करता है आज का टीचर। जैसे मीडिया वास्तविक समस्या पर बात नहीं करता है, गरीबी रेखा पर बात करना चाहिए, बेरोजगारी पर बात करना चाहिए, लेकिन गरीबी रेखा पर बात नहीं करता है आज का मीडिया। बेरोजगारी पर बात नहीं करता है आज का मीडिया। आज का मीडिया राहुल गांधी के बेरोजगारी पे बात करता है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं मतलब वो बेरोजगार हैं। आज का मीडिया राहुल गांधी के बेरोजगारी पे बात करता है, जबकि राहुल गांधी कुछ नहीं भी करेगा तो वो सोना के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, समझे? तो आज का टीचर भी जो वास्तविक समस्या है, जैसे गोदी मीडिया है, जो वास्तविक समस्या है देश की, उस समस्या से आम जनता को अवगत नहीं करवाता है। उसी प्रकार से आज का टीचर भी वास्तविक कंपटीशन से आपको अवगत ही नहीं होने देता है और वास्तविक चीज आपको नहीं बताता है, नहीं बताता है वास्तविक चीज। तो थोड़ा सा आप भी जागरूक होइए। आप कोनो बच्चा नहीं है, आप अपनी मां का दूध अभी नहीं पी रहे हैं, आप बच्चा नहीं है, आप वयस्क हो चुके हैं। चीजों को समझिए। कोई भी बिहार के भीतर परीक्षा होता है तो उसका क्वेश्चन देखिए और बनाइए। आपने जो पढ़ा है, आपसे क्वेश्चन बना है या नहीं बना है, इन चीजों पर आप जाइए, फालतू चीजों पर मत जाइए, समझे? तो एक तो ये बात हो गई समझाने वाली बात। दूसरी बात यह है कि अब एक दो सूचना है। देखिए, आपको जो है पहली सूचना यह है, एक तो पहली बात हम आपको यह बता दें कि पटना में सभी संस्थान, हमको लगता है आप ही का क्लास आज इस कैंपस में हो रहा है और किसी भी संस्थान में क्लास नहीं हो रहा है लगभग में। तो हमको तो पता भी नहीं था छुट्टी के विषय में। कल से ही सारा संस्थान बंद हो चुका है। आज तो हम आपको पढ़ा ही दिए हैं। देखिए, आपका क्लास बंद रहेगा, लेकिन बंद रहते हुए भी बंद नहीं रहेगा, हम आपको बता रहे हैं। जो पढ़ने वाले लोग होंगे वो इसका फायदा उठाएंगे और जो नहीं पढ़ने वाले लोग हैं वो तो किसी भी चीज का फायदा उठा ही नहीं सकता है। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक तो पहली बात यह है कि जो आपका क्लास है, आपका क्लास 30 अगस्त से 3 सितंबर तक, 30, 31, 1, 2, ठीक है, बंद रहेगा। 5 दिन बंद रहेगा और फिर 4 सितंबर सोमवार से आपका क्लास होगा। ठीक है, सब जगह ऐसे ही बंद है, पूरा कैंपस ऐसे ही बंद है, तो इसलिए इतना छुट्टी देना पड़ रहा है।
लेकिन ध्यान रहे कि छुट्टी के बावजूद भी छुट्टी नहीं है। जो पढ़ने वाले होंगे उनके लिए क्लास है, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए बिहार पुलिस का परीक्षा 24 सितंबर से होना है। संस्थान में बिहार पुलिस का बैच हम दिए हुए हैं। इस 5 दिन हम बिहार पुलिस बैच को पढ़ाएंगे, बिहार पुलिस बैच को पढ़ाएंगे। और बिहार पुलिस बैच में जो क्लास होगा सुबह में 10:30 बजे से 2 बजे तक, और शाम में 5 बजे से 9 बजे तक। ऐसे ही होगा सब दिन क्लास। ऐसे ही होगा सब दिन क्लास। और इसमें देखिए क्या क्या पढ़ाएंगे हम आपको बता देते हैं। 30 और 31 अगस्त इंडियन पॉलिटी करवाएंगे। इंडियन पॉलिटी में क्वेश्चन के थ्रू संघ के शासन, राष्ट्रपति से लेकर संविधान संशोधन तक की घटनाओं को पढ़ाएंगे। बिहार पुलिस बैच में 450 के आसपास क्वेश्चन दिए हैं, और उस क्वेश्चन को डिस्कशन के थ्रू पूरे सिलेबस को खत्म कर रहे हैं बिहार पुलिस बैच में। तो ये 2 दिन 30 और 31 को पॉलिटी चलेगा, संघ के शासन, राष्ट्रपति से संविधान संशोधन तक। फिर 1, 2 और 3 को, 1 तारीख को आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाएंगे, 2 तारीख को मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और 3 तारीख को प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ा देंगे। और 3 दिन में प्रयास रहेगा। इतिहास में टोटल 1200 क्वेश्चन दे रहे हैं बिहार पुलिस बैच में, और उस 1200 क्वेश्चन के माध्यम से पूरे बिहार पुलिस का जो सिलेबस है उस सिलेबस को खत्म करने का प्रयास करेंगे। यह क्लास संस्थान के एप्लीकेशन पर होगा, और 5 दिन संस्थान के एप्लीकेशन पर यह क्लास फ्री रहेगा। 5 दिन संस्थान के एप्लीकेशन पर यह क्लास फ्री रहेगा। आप कर सकते हैं। आप अगर बिहार पुलिस बैच नहीं भी परचेज किए हैं तो फिर भी आप ये क्लास कर सकते हैं। और ये जो क्लास होगा इसका पीडीएफ, पॉलिटी का क्वेश्चन और हिस्ट्री का क्वेश्चन संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर आंसर के साथ भेज देंगे। 99% आंसर सही है, 1-2 आंसर गलत हो सकता है, 1-2 टाइपिंग मिस्टेक भी होता है, तो 1-2 आंसर गलत हो सकता है, जो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजेंगे। क्लास के दौरान जहां पे गलत होता है हम बता देते हैं ना कि फलना क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, आंसर टाइपिंग मिस्टेक के कारण गलत है, बताते हैं कि नहीं बताते हैं। तो यहां पर डिस्कशन के दौरान हम बता देंगे कि फलना क्वेश्चन का आंसर गलत है, समझ गए। तो ये चीज है। तो आपका क्लास 3 तारीख तक बंद है, लेकिन फिर भी बंद नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं, अगर आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं, तो क्लास क्यों फ्री कर दे। साइंस का क्लास नहीं होगा, सिर्फ मेरा क्लास होगा। बिट्टू सर छुट्टी में क्लास नहीं लेते हैं, छुट्टी में सिर्फ हम ही क्लास लेते हैं, समझ गए। तो 5 दिन मेरा क्लास होगा, और आपको एक दिन में कम से कम 7 से 8 घंटा क्लास होगा। तो 5 दिन में 7×5 35 घंटा, 35 से 40 घंटा आपका क्लास होगा। 35 से 40 घंटा आपका क्लास होगा। और 35 से 40 घंटा में हम आपको बता रहे हैं कि बहुत कुछ आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप कॉन्शियस होकर के कीजिएगा तो संस्थान के एप्लीकेशन पर यह क्लास फ्री रहेगा, फ्री रहेगा। और आप ही लोग के लिए फ्री रखे हैं, ताकि जो देखिए सीधा सोचिए, पढ़ने वाला लड़का के लिए फ्री रखे हैं। जो पढ़ने वाला लड़का है वो अपना फायदा उठाएगा। और एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा में 7 से 8 घंटा आप नहीं पढ़िएगा तो थोड़े आपका रिजल्ट होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है। और आपके बैच में हिस्ट्री हुआ भी नहीं है, तो इसके थ्रू एक हिस्ट्री का कंसेप्ट आ जाएगा। और फिर आपके बैच में हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ऑफलाइन की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बात समझ में आया। तो क्लास बंद है, लेकिन फिर भी क्लास बंद है नहीं, समझ गए। तो आप क्लास कर लीजिएगा, पीडीएफ हम आपको भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पर, आप अपना निकाल लीजिएगा, जो भी करना होगा आप अपना कर लीजिएगा। इसके बाद अगला सूचना भी है, ध्यान से सुनिए ना। अगली सूचना यह है कि रक्षाबंधन और संस्थान के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर, संस्थान स्थापित हुआ है 1 सितंबर 2017 को। संस्थान का स्थापना दिवस है 1 सितंबर को। हम लोग नहीं मनाते हैं, हम लोग ना अपना बर्थडे मनाते हैं, ना बर्थडे में हम लोग कोई ऑफर देते हैं,
ना हम लोग अपने संस्थान का कोई स्थापना दिवस मनाते हैं, ना उसमें कोई ऑफर देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं, क्योंकि हमें पता है हम लोगों का सामान ठोका पीटा हुआ है, तो इसलिए ऑफर की कोई बात नहीं है। जिसका सामान ठोका पीटा नहीं होता है वो ऑफर देता है, समझ गए? तो उस सामान में ऑफर दिया जाता है जो खराब रहता है, तो हम लोग का सामान बहुत बढ़िया है, इसलिए हम लोग ऑफर फोफर नहीं देते हैं, ठीक है? और लेकिन 3 से 5 दरोगा बैच के कुछ छात्र और छात्राओं ने हमें यह सलाह दिया कि बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन बैंक सर आप लॉन्च कर रहे हैं वो संस्थान की सभी छात्राओं को दे दीजिए जो बिहार पुलिस का फॉर्म भरी है और परीक्षा देने जा रही है। तो उन्हीं लोगों के सलाह पर यह काम कर रहे हैं। रक्षाबंधन और संस्थान के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर संस्थान की सभी छात्राएं जो बिहार पुलिस का फॉर्म भरी है उसे बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक देंगे, जिसकी सूचना टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, बुक और कहां दिया जाएगा। और साथ ही साथ संस्थान की वैसी छात्रा जो बिहार दरोगा का तैयारी करती है उसे बिहार दरोगा का भी क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा। बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक पे काम कर रहे हैं। अगले रक्षाबंधन या अगले संस्थान के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर जो है आपको बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक संस्थान की छात्रा को दिया जाएगा। और इसके बाद छात्रों का जहां तक सवाल है, जो भी छात्र बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं उनके लिए 2 चीज का आयोजन करने जा रहे हैं। एक टेस्ट का आयोजन करने जा रहे हैं, अगर टेस्ट में 50 से ज्यादा मार्क लाएंगे और रनिंग में 5.5 मिनट तक दौड़ जाएंगे तो उन्हें बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक निःशुल्क देंगे, छात्र को भी देंगे। और अगर कोई छात्र ये 2 कंडीशन को फुलफिल करेगा उसी का बिहार पुलिस में रिजल्ट भी होगा। तो इन्वेस्ट वहां पर किया जाना चाहिए जहां लाभ हो। देखिए, शुरू में हम समझाए शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है और अंतिम में हम भी व्यवसाय करके ही जा रहे हैं, समझ गए? तो यही सत्य है, यही परम सत्य है, चाहे हम हो या कोई भी हो, समझ गए? लेकिन हमारे और में अंतर यह है कि लोग आपको सही बात से अवगत नहीं करवाता, हम लोग सही बात से अवगत करवाते हैं, समझ गए? अंतर यही है। क्लियर है? तो जो है टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर जो है एक सूचना देंगे छात्र और छात्राओं को लेकर, कब दिया जाएगा बुक, 30 या 31 को ही दे दिया जाएगा। और 1 सितंबर से जो है टेलीग्राम चैनल पर उस बुक का होमवर्क सीरीज भी चलेगा। तो 31 तक में बुक आपको दे दिया जाएगा ताकि आप 1 तारीख से होमवर्क सीरीज में भाग ले सके, समझ गए? तो 30 या 31 को बुक दिया जाएगा। और जहां तक रक्षाबंधन का सवाल है तो रक्षाबंधन 30-31 दोनों को है ऐसा लोग कह रहा है, लेकिन हम भी पता किए हैं रक्षाबंधन सिर्फ 30 को है, लेकिन रात के समय है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है रात में 8:04 से 11:36 तक। रात में 8:04 से 11:36 तक आप अपनी बहन से राखी इसी समय बंधवाइएगा और आप लोग भी अपने भाई को राखी इसी समय बांधिएगा। सबसे बेहतर मुहूर्त यही है। हम 2-3-4 पंडित से पता करके बोल रहे हैं। एक बिट्टू सर का दोस्त है जो काशी का बहुत विद्वान पंडित है, वो भी बोला है। और दूसरी बात जो हमारे नाना जी उनसे भी बात किए हैं वो भी बोले हैं, समझ गए? और भी बहुत सारे लोग बोले हैं। तो इसलिए ये शुभ मुहूर्त है, अपने भाई को राखी इसी समय बांधिएगा और आप लोग भी इसी समय राखी बंधवाइएगा, ठीक है? रक्षाबंधन की आप सभी को शुभकामना। इससे आगे मिलते हैं कल से सुबह 10 बजे से संस्थान के एप्लीकेशन पर, और फेस टू फेस सोमवार 4 सितंबर से मिलते हैं। धन्यवाद सभी को।